हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपने तैयारी को कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग एक कविता का कवि परिचय लेकर आए हैं, जिसका नाम है लौट कर आऊंगा फिर। अगर मेरे साथ इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखते हैं तो कंफर्म है आपको कि इस चैप्टर से कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ये वन शॉट वीडियो आ रहा है, मतलब एक ही बार में पूरा चैप्टर को तहस नहस कर दिया जाएगा, तबाही ला दिया जाएगा, तोड़ फोड़ मचा दिया जाएगा। तो अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो इस चैप्टर से कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले आपको कवि परिचय कराया जाएगा, फिर इस कविता का भाव अर्थ आपको बताया जाएगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, इसके बाद फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। मतलब फुल चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं कंप्लीट। तो आप मेरे साथ बने रहें, और अगर पहली बार चैनल आ रहे हैं पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा, एक भी सवाल आपको नहीं छूटेगा, एक गारंटी के साथ, दावे के साथ हम बोल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस कविता का नाम क्या है। तो इस कविता का नाम है लौट कर आऊंगा फिर। और ये किस खंड से लिया गया है? हिंदी का एक काव्य खंड से लिया गया है। गोधूली जो किताब है उसी का काव्य खंड है, और ये चैप्टर नंबर कितना है? 11 है। और इसी में हम बात करने जा रहे हैं। इस कविता के जो कवि हैं इनका नाम है जीवनानंद दास। क्या नाम है? जीवनानंद दास। ये पहला सवाल बनेगा कि लौटकर आऊंगा फिर कविता के कवि कौन है, तो इसका आंसर होगा जीवनानंद दास। अब पूछा जाएगा कि यह जो कविता है किस भाषा का कविता है। तो सबसे पहले यह जो कविता है बांग्ला भाषा का कविता है, मतलब बंगाल की ये कविता है। क्योंकि ये जो कवि ही है वो कहाँ के हैं? बंगाल के हैं। पूछा जाएगा कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं, तो आपको आंसर करना होगा बांग्ला भाषा का। तो अब कंफर्म हो गया है कि लौटकर आऊंगा फिर जो कविता लिखा गया होगा किस भाषा में लिखा गया होगा? बांग्ला भाषा में लिखा गया होगा। तो बांग्ला तो सब बच्चे हम लोग जानते नहीं, हम लोग को किताब में हिंदी में मिला है। तो हिंदी में आया कैसे भाई? तो एक हमारे और राइटर है हिंदी का, उनका नाम है प्रयाग शुक्ल। क्या नाम है? प्रयाग शुक्ल। तो यह जो कविता था लौटकर आऊंगा फिर, यह बांग्ला भाषा में था। क्या था? बांग्ला भाषा में। जिसको हिंदी में किसने ला दिया है? तो उनका नाम है प्रयाग शुक्ल। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि लौटकर आऊंगा फिर जो कविता है उसका हिंदी अनुवाद किसने किया, भाषांतरित किसने किया, ट्रांसलेट किसने किया? तो उसका आंसर होगा प्रयाग शुक्ल। क्या होगा? प्रयाग शुक्ल होगा। अब थोड़ा हम जीवनानंद दास के बारे में बात करते हैं। लिख रहा है कि इनका जो जन्म हुआ 1899 में हुआ है। कब जन्म हुआ? 1899 में हुआ है। और इनका मृत्यु कब हो गया? तो 1954 में हो गया। देखिए, जन्म लिया 1899 और मृत्यु कब हो गया? 1954 में। और कैसे मृत्यु हो गया? तो इनका एक दुर्घटना में मृत्यु हो गया, मतलब एक्सीडेंट में एक क्या हुए? मारे गए। और उस समय इनका उम्र कितना होल था? तो 55 साल। अब खुद सोचिए, 1999 1899 में पैदा लिए और 1954 में क्या कर गए? डेथ कर गए। तो मात्र 55 साल में इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। अब हम बात करेंगे कि जीवनानंद दास थे कौन, क्योंकि 1899 में तो उनका जन्म हुआ और 1954 में क्या हो गया? मृत्यु हो गया 54 साल की उम्र में। तो आप जानते हैं कि बांग्ला का एक सबसे बड़े, अगर माना जाए कि कवि में, राइटर में किनका नाम आता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। किनका आता है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने एक साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार जीते हैं 1913 ईस्वी में। वो भी कौन सा किताब के लिए? तो गीतांजलि किताब के लिए। लेकिन अब हुआ क्या कि रविंद्रनाथ टैगोर के बाद बांग्ला में अगर सबसे अगर कोई फेमस कवि हुए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के बाद हम बात कर रहे हैं, मतलब रैंक 1 पे कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद ही अगर किन्हीं का बात आएगा तो वो दूसरे नंबर पे फेमस कौन हुए? तो उनका नाम क्या है? जीवनानंद दास। ये पूछा जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर के बाद बांग्ला के सबसे चर्चित कवियों में नाम किनका आता है? तो आपको आंसर करना होगा जीवनानंद दास का। आगे हम बात करने जा रहे हैं। यहां तक तो हम लोग देख लिए कि इनका जन्म 1899 में, मृत्यु 1954 में। अब इनका मृत्यु भी हो गया 55 साल की उम्र में। अब देखिए, जब ये जिंदा थे तब तक इनका 6 वो जो है काव्य संकलन प्रकाशित हो चुका था। जैसे बहुत सारे कविता कहानी लिख रहे थे, लेकिन तब तक जो है प्रकाशित
पब्लिश कितने हुए थे? मात्र 6 हुए थे। कितने हुए थे? मात्र 6 हुए थे। लेकिन मृत्यु के बाद क्या हुआ? 100 को कहानी पब्लिश हुआ और 13 को क्या हुआ? उपन्यास हुआ। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मृत्यु के बाद कितना कहानी पब्लिश हुआ और कितना उपन्यास प्रकाशित हुआ। तो 100 कहानी और 13 क्या? उपन्यास। अब हम बात करेंगे, देखिए रविंद्रोत्तर युग का श्रेष्ठतम कविता कौन सा है? तो उनका नाम क्या है? वनलता सेन। अगर देखिए आपसे अगर कोई सवाल पूछेगा इनका रचना में, तो ये पूछा जाएगा सबसे पहले कि वनलता सेन का राइटर कौन है या तो कवि कौन है, तो उसमें आंसर करना होगा जीवनानंद दास। कोई किताब का नाम याद रहे या ना रहे, लेकिन इस किताब का नाम आपको हर हाल में याद रखना है। कौन? वनलता सेन को, हर हाल में। क्योंकि रविंद्रोत्तर युग का श्रेष्ठतम कविता किसको माना जाता है? वनलता सेन को। और इसी वनलता सेन के लिए देखिए निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा श्रेष्ठ कविता किनको उपहार मिला है? पुरस्कार मिला है? तो वनलता सेन को। ये कब मिला है पुरस्कार? तो 1952 ईस्वी में मिला है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि ये जो वनलता सेन किताब है काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए ध्यान देंगे। क्योंकि वनलता सेन कविता 1952 में क्या किया? पुरस्कार जीता है। कौन? निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा क्या किया? पुरस्कार जीता है। अब हम बात करेंगे कि इनका प्रमुख रचनाएं कौन कौन सा है और कौन कौन किताब पूछा जा सकता है आपको। तो एक किताब का नाम है इनका झरा पालक, दूसरा का नाम है धूसर पांडुलिपि, अगला का नाम है वनलता सेन, इसके आगे क्या है? महापृथ्वी, इसके आगे है सताटी तरार तिमिर, जीवनानंद दास दासेर श्रेष्ठ कविता। अब देखिए ये सारे क्या हो गए? रचने हो गए। थोड़ा एक दो बार देख लीजिएगा क्योंकि रचना से सवाल आ जाता है तो बच्चे का दिमाग हिल जाता है, पता नहीं चलता है कौन हम आंसर करें। राम भरोसे हिंदू होटल मार देता है। अब देखिए आगे हम बात करने जा रहे हैं कि इस कविता में इन्होंने क्या बताया। बताया ये इन्होंने कि अगर हमारी मृत्यु भी अगर हो जाए तो हम पुनः अगर जन्म लें किसी भी रूप में, वो पक्षी के रूप में, चाहे कोई जानवर के रूप में, चाहे किसी भी रूप में अगर हम पैदा लें, तो हर हाल में हमारा जन्म कहाँ होनी चाहिए? बंगाल में होनी चाहिए। मतलब उनका जिज्ञासा था, उनका आशा था कहाँ आने की? बंगाल आने की। तो इस तरह से हमारा क्या है? इस कवि परिचय को समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यार से आपको हम समझाए हैं। हाँ तो दोस्तों अभी हम लोग देखने जा रहे हैं लौट कर आऊँगा फिर कविता को भावार्थ। इसको समझते हैं कि लौट कर आऊँगा फिर कविता का अर्थ क्या है, क्या कहना चाहता है। इसके कवि कौन है? जीवनानंद दास, जिसका जीवनी अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, कवि परिचय देखे हैं, पूरा उसका डिटेल्स देखे हैं, जितने सवाल बन सकते हैं सारे। तो आप बने रहें शुरू से अंत तक और देखिए इसको समझिए, सारे सवाल बन जाएंगे। क्या लिख रहा है मेरे भाई? लिख रहा है इसमें देखिए पहले कविता क्या लिख रहा है। खेत है जहाँ धान के बहती नदी के किनारे, फिर आऊँगा लौटकर एक दिन बंगाल में, नहीं शायद होऊंगा मनुष्य, तब होऊंगा अब्बा बिल। मतलब देखिए जीवनानंद दास का क्या कहना है वो पहले आप समझिए। जीवनानंद दास का कहना ये है कि जहाँ धान का खेत है, जहाँ नदी बहती है, उस बंगाल में हम एक दिन जरूर आऊँगा। भले ना तो मनुष्य में रहूंगा किस में? अब्बा बिल, पक्षी के रूप में। देखिए इसका अर्थ यही, कवि कहता है कि धान के खेत में, खेत वाले बंगाल में, बहती नदी के किनारे में मैं एक दिन लौटूंगा। हो सकता है मनुष्य बनकर नहीं लौटूं, अब्बा बिल होकर लौटूं। यही बात बोले कि वो बोल रहा है कि हम लौटूंगे बंगाल में, लेकिन हो सकता है कि मनुष्य रूप में नहीं आऊँगा, लेकिन अब्बा बिल पक्षी के रूप में लौटकर जरूर आऊँगा। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग लिख चलते हैं, क्या लिख रहा है। लिख रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, या फिर कौआ उस भोर का फूटेगा नहीं धान की फसल पर, कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक, भरता पेंग आऊँगा एक दिन। इसका क्या अर्थ हो? लिख रहा है या फिर कौआ होकर भोर की फूटती किरण के साथ धान के खेतों पर छाए कुहासे में कटहल पेड़ की छाया में जरूर आऊँगा। मतलब आऊँगा किस रूप में आऊँगा? कौआ के रूप में आऊँगा। भोर की जो किरण फूटती है उसके साथ आऊँगा। कहाँ आऊँगा? धान के खेतों पर जहाँ कुहासे क्या है? छाए हुए हैं। और कहाँ आऊँगा? कटहल के पेड़ जहाँ है वह उसी छाया में मैं आऊँगा।
कौन बोल रहे हैं? जीवनानंद दास। कब? जब हमारी मृत्यु होगी, इसके बाद। नेक्स्ट देखिए, हम बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है, बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहां होगी ही हरी घास की। इसका मतलब क्या है? लिख रहा है, किशोरी का हंस बनकर घुंघरू जैसे लाल लाल पैरों में, दिन दिन भर हरी घास की गंध वाली पानी में तैरता रहूंगा। मतलब मैं हंस बनकर आऊंगा, और हंस का पैर क्या होता है? अब लाल लाल होता है। उसमें हम क्या बन के, लाल लाल घुंघरू के जैसा पैरों में हम क्या करेंगे? बंद कर रह सकते हैं। और हम हरे हरे जो घास रहता है, पानी जहाँ है, उसी का गंध हम लेते रहूंगा, और दिन भर क्या करते रहूंगा? तैरते रहूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिख रहा है? लिख रहा है, आऊंगा मैं, नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊंगा जिसे नदी धोती रहती है पानी से इसी सजल किनारे पर। लिख रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा? बंगाल की मचलती नदियां, बंगाल के हरे भरे मैदान जिसे नदियां धोती है, बुलाएंगे और मैं आऊंगा उन्हीं सजल नदियों के तट पर। देखिए, बोल रहा है कि बंगाल में क्या है? मचलती नदियां हैं, हरे भरे क्या है? घास के मैदान है, जिसे हमेशा नदी क्या करती रहती? धोती रहती है। उसी नदी के किनारे पर हम आऊँगा, जरूर आऊँगा, लेकिन हमें बुलाएगी नदियाँ वहाँ, और मैदान बुलाएंगे तभी आऊँगा मैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिख रहा है? लिख रहा है, शायद तुम देखोगे शाम की हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को, शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उनकी बोली, घसीली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल, शायद कोई बच्चा उबले हुए। इसका अर्थ क्या है? वो पहले समझिए। इसका अर्थ लिख रहा है कि हो सकता है कि शाम की हवा में किसी उड़ते हुए उल्लू को देखो, मतलब मैं उल्लू बनकर आऊंगा, आप देखोगे उल्लू को उड़ते हुए शाम को, या फिर कपास के पेड़ से तुम्हें उसकी बोली सुनाई दे। किसकी? उल्लू की। हो सकता है तुम किसी बालक को घास वाली पर देख सकते हो, मतलब मैं बालक भी बन सकता हूं, और उसको आप क्या देखेंगे? घास पर देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिख रहा है? लिख रहा है इसमें देखिए, लिख रहा है, जमीन पर मुट्ठी भर भर चावल, जमीन पर मुट्ठी भर उबले चावल फेंकते देखो, देखोगे रुपसा के गंदले से पानी में, नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फटे पाल की नाव, लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच, सारस अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच, देखना। देखिए क्या लिख रहा है मेरे दोस्त। लिख रहा है इसमें क्या लिख रहा है? देखिए, लिख रहा है, या फिर रूपसा नदी के मटमैले पानी में किसी लड़के को फटे उड़ते पाल की नाव तेजी से ले जाते देखोगे, मतलब हम ही रहोगे कहाँ? रूपसा नदी के जो गंदे पानी है, मटमैले पानी है, उसी में हम जो नाव फटे टूटे हैं, उसी नाव को ले जाते हुए हमें तुम देख सकते हो। आगे लिख रहा है, या तो फिर आप देख सकते हैं रंगीन बादलों के मध्य उड़ते सारस को देखो, मतलब मैं सारस बन के भी आ सकता हूँ। जो सारस क्या है? आसमान में उड़ते रहता है बादलों के मध्य, और वो भी कहाँ? अंधेरे में, उन्हीं के बीच मैं रहूंगा, तुम देखना मैं आऊंगा जरूर। किस रूप में? सारस के रूप में। तो इस तरह से इसका पूरा भाव अर्थ था। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जरूर बताइएगा। तो अब देखिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करने जा रहे हैं, आप ध्यान से एकदम देखिएगा। ऑब्जेक्टिव, इसमें कितने ऑब्जेक्टिव को लिए हैं हम? 31 ऑब्जेक्टिव लिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर करेंगे, देखते हैं आप कितने सही करते हैं। और ये 2025 तक क्वेश्चन अपडेट किया हुआ है। देखिए 2025 में सवाल पूछा गया। पहला सवाल लिख रहा है, खेत है जहां धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? तो ये तो बहुत नॉर्मल हो गया, अभी पढ़े हैं, लौटकर आऊंगा फिर। दूसरा सवाल लिख रहा है, कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? तो ये किसका हंस बनना चाहते थे? किशोरी का हंस बनना चाहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा।
देखिए थर्ड नंबर में आ रहे हैं। लेकिन आप बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से कौन है? तो ये कौन है? जीवनानंद दास। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम चल रहे हैं 4 नंबर पे। लिख रहा है कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा करते हैं? तो अब्बा बिल भी बनना चाहते हैं, कौवा भी बनना चाहते हैं, हंस भी बनना चाहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से सभी, यानी राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 5 नंबर पे चल रहे हैं। क्या लिख रहा है मेरे भाई? 5 नंबर लिख रहा है। 5 में नदियां मैदान बंगाल के बुलाएंगे मैं आऊंगा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो राइट आंसर क्या होगा? लौट कर आऊंगा फिर। राइट आंसर कौन? ए। नेक्स्ट हम लोग देखिए 6 नंबर पे बात करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लिख रहा है जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? 2025 में ये सवाल पूछा गया। तो ये बंगाल के कवि हैं, तो कौन भाषा के होंगे? बांग्ला भाषा के। राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर कौन होगा? सी होगा। देखिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्या है? लिख रहा है इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? तो आपको पढ़ाए थे झरा पालक भी है, धूसर पांडुलिपि भी है, वनलता सेन भी है, भूमि जा नहीं है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि इसमें लगा हुआ है नहीं। और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक होते हैं, इसलिए संभल कर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखिए बात करने जा रहे हैं, वो है 8 नंबर। लिख रहा है पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ए प्रयाग शुक्ल। नेक्स्ट हम लोग देखिए 9 नंबर पे बात करने जा रहे हैं। क्या लिख रहा है? लिख रहा है सताटी तरार तिमिर किसकी कृति है? तो ये जो है जीवनानंद दास की कृति है। राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखिए बात करने जा रहे हैं 9 नंबर, ये 9 हो गया है 10 पे। लिख रहा है लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? क्या आम के पेड़ पर? नहीं। कपास के पेड़ पर बोलता है, कचनार के पेड़ पर नहीं बोलता है, अमरूद के पेड़ पर नहीं बोलता है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? 10 का बी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट 11 नंबर पे चल रहा है। लिख रहा है लौटकर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। तो राइट आंसर होगा मातृत्व, भूमि प्रेम। मतलब कवि हमेशा चाहते हैं कि मैं बंगाल में ही जन्म लूं। इंडिया के और बहुत सारे बड़े बड़े शहर हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, लेकिन वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल से उनको क्या है? लगाव है, प्रेम है, प्यार है। इसलिए राइट आंसर ए होगा। 12 पे हम लोग चल रहे हैं। लिख रहा है वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? तो ये जो है जीवनानंद दास की है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट हम लोग देखिए 13 नंबर पे चल रहे हैं। 13 नंबर पे क्या लिख रहा है? लौटकर आऊंगा फिर का प्रमुख वर्णय विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर ए होगा बंगाल की प्रकृति। क्या होगा? बंगाल की प्रकृति। इसमें ज़्यादातर इस कविता में क्या बताया गया? बंगाल की प्रकृति को बताया गया। नदियाँ हो, चाहे मैदान हो, चाहे वहाँ की नदी हो, चाहे घास हो, चाहे धान हो, सब क्या है? प्रकृति का ही चीज़ उसमें बताया गया। नेक्स्ट देखिए हम बात करने जा रहे हैं जीवनानंद दास को जाना जाता है किस रूप में? जाना जाता है मेरे भाई, तो ये बंगला के आधुनिक कवि के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट हम लोग देखिए 15 नंबर पे आ गए। लिख रहा है कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? तो कवि को कौन बुलाएगा तो आएगा? नदियां और मैदान बुलाएगा तभी वो आएगा, ऐसा वो कविता में क्या किया है? लिखा है। बुलाएं कि अगर बंगाल की नदियां या तो मैदान मुझे बुलाएंगे तो जरूर हम आएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखिए बात करने जा रहे हैं 16। कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। तो देखिए क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं? कौवा, हंस, उल्लू, सारस। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। ये सवाल पूछा जा सकता है और किस तरह से लिख देगा इनमें से क्या नहीं बनना चाहते हैं कवि। तो ये 4 आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए हम बात करने जा रहे हैं 17।
कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, सारस जिसको बोलते हैं, सारस। यहाँ पर सारसों होगा, सरसों लिख दिया, गलत है। सारस या तो सारसों जिसको बोल सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। सारस पक्षी देखिएगा शाम को एकदम लाइन से एकदम जाते हुए रहेगा। आगे लिख रहा है कि रूपसा क्या है? तो रूपसा एक बंगाल की क्या है? नदी है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ए होगा इसका। चलिए 19 नंबर पे हम बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1899 में उनका जन्म हुआ और 1954 में उनका 55 साल में मृत्यु हो गया। नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर पे लौटकर आऊंगा फिर कविता है। कैसा कविता है भाई? तो राष्ट्रीय चेतना की कविता है, मतलब सोचने पे क्या कर देता है? मजबूर कर देता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 21। जीवनानंद दास है, क्या है भाई? तो ये साहित्यकार है, राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 22। कवि मृत्योपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है? तो बताए थे कि कवि मरने के बाद भी क्या है? मातृभूमि बंगाल में आना चाहता है। केवल मातृभूमि की नदियों किनारे नहीं, वो बंगाल में मुख्य रूप से आना चाहता है, जिस रूप में आ जाओ। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम 23 नंबर पे बात करते हैं। लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? तो ये क्या है? जीवनानंद दास की, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 24। लिख रहा है लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? मतलब उसको भाषा को चेंज किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? सी, प्रयाग शुक्ल। क्या होगा? प्रयाग शुक्ल। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम देखिए बात करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा आप लोग समझिएगा क्या है वो। देखिए लिख रहा है जीवनानंद दास की किस कविता के प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रियोत्तर जो कि श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई? इसका राइट आंसर होगा बी, वनलता सेन। बहुत बार पूछा जा रहा है ये सवाल। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 26। 26 में क्या है? लिख रहा है किस कवि किस प्रकार के चावल का वर्णन करता है? तो आपको बताए थे कि कवि जो है नया चावल की बात करता है। कैसा चावल? नया चावल। कैसा चावल बात करता है? नया चावल। तो देखिए सॉरी दोस्त, ये नया चावल नहीं होगा, इसका उबला चावल राइट आंसर होगा। वो ए नहीं होकर क्या होगा? सी होगा राइट आंसर। थोड़ा मिस हो गया। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 27। 27 में क्या लिख रहा है वो पहले आप लोग देखिए कि 27 में लिख क्या रहा है। लिख रहा है इसमें कवि अगले जन्म में, कवि जो है अगले जन्म में बनना नहीं चाहता है। क्या नहीं बनना चाहता है? बोले थे कि ऐसा सवाल बनाएगा। तो ना तो मनुष्य बनना चाहता, ना तो जानवर बनना चाहता, ना तो पक्षी। नहीं, देखिए इसमें भी थोड़ा सा मिस होगा। देखिए केवल जो है मनुष्य नहीं बनना चाहता, ना तो जानवर, पक्षी बनना चाहता है वो, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? डी होगा 27 का। नेक्स्ट हम बात करने जा रहा है 28। लेकिन आप पक्षी अपने घर कब लौटते हैं? क्या शाम को लौटते हैं, रात को लौटते हैं, सुबह लौटते हैं, दोपहर लौटते हैं? कब लौटते हैं? तो वो शाम को लौटते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट हम देखिए बात करने जा रहे हैं 29। क्या लिख रहा है? गंध जहां होगी ही भरी घास की, किस कवि की पंक्ति है? तो ये है जीवनानंद दास की। राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं 30। लौटकर आऊंगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करता है? तो ये जो है बंगाल में लौटने की बात करता है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं आपको 31। कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है? तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? बंगाल। राइट आंसर सी। तो आपने 31 में कितना सही किया वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए कि ऑब्जेक्टिव में कितना बाई कितना सही किया आप। 31 में कितना सही किए? 30 सही किए, 29 सही, 25 20, 25/31, 26/31 क्या कहें? अब देखिए हम क्वेश्चन आंसर पे बात करने जा रहे हैं कि इसका क्वेश्चन आंसर कैसे आएगा मेरे दोस्त। ये पहला सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन आंसर में।
कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौटने की बात करता है? ये 2012 में और 24 में सवाल पूछा गया। तो इसका उत्तर लिखा जा रहा है, कवि जिम्नानंद दास अपने जन्मभूमि के प्रति अपार भक्ति भावना रखते हैं। बिल्कुल सही है। कवि उस बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है जहां लहराते हुए धान की फसलों पर कोहरे और पाले जमे हो, जहां अनेक प्रकार की पक्षियां जयघोष करती हो, नदियां अनेक धाराओं में बहती हो। देखिए किस तरह से आने की बात करता है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं सेकंड नंबर आंसर पे और क्वेश्चन पे। क्या लिख रहा है वो देखिए, कवि अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ, देखिए लिख रहा है कवि अगले जन्मों में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर देखिए उत्तर दिया गया कि अगले जन्मों में बंगाल में आने की सिर्फ कवि की इच्छा है, क्योंकि जन्मभूमि के प्रति उनके हृदय में अपार श्रद्धा है। इसी भावना से प्रेरित होकर वे अगले जन्मों में भी बंगाल की धरती पर ही लौट जाना चाहते हैं। आमतौर पर सभी व्यक्ति को हृदय में जन्मभूमि के प्रति आस्था और विश्वास की भावना होती है। देखिए कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मेरा जहाँ जन्मभूमि है वहाँ रहने की कोशिश करो। अगर कहीं दूसरी जगह आप नौकरी भी करते हैं तो लगता है कि हम कहाँ चले जाएं, अपने घर चले जाएं। वो नौकरी प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं। तो अब हम थर्ड नंबर सवाल पे चलते हैं। थर्ड नंबर सवाल क्या है, लिख रहा है कि कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं और क्यों। ये 2020 और 23 में सवाल पूछा गया। तो उत्तर है इसका, कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में अब्बा बिल पक्षी बनना चाहते हैं, साथ में कौवा बनना चाहते हैं, हंस बनना चाहते हैं, सारस बनना चाहते हैं, उल्लू बनना चाहते हैं, मनुष्य नहीं बनना चाहते। थोड़ा सा आंसर थोड़ा हमको डॉटेड है, आदि बनने की संभावना व्यक्त करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि मैं अगले जन्म में अवश्य बंगाल की धरती पर लौटकर आऊंगा। मनुष्य भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर, कवि जिम्नानंद दास अगले जन्म में मनुष्य होने में क्यों संदेह करता है। तो ये 2022 में पूछा गया सवाल। लिख रहा है कवि मनुष्य से अधिक बंगाल की प्राकृतिक घटा तथा उसमें विचरते जीव जंतुओं से प्रेम करता है। मनुष्य जिसे प्रेम करता है उसके प्रति उसका आकर्षण, मनोभाव, रुचि उसे जीवन का अवसर देते हैं। देखिए कवि जीवनानंद दास को बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ से प्रेम है, तो प्राकृतिक चीज़ों से। वो धान की फसल हो, चाहे कटहल की छाया हो, चाहे सारस पक्षी हो, चाहे कौवा हो, चाहे चावल हो, ये सारे चीज़ से लगाव है। तो इस तरह से ये पूरे चैप्टर को हमने क्या कर दिया, वन शॉर्ट वीडियो में, पूरा का पूरा वन शॉर्ट वीडियो में ख़त्म कर दिया है। आप इसे एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाएंगे। इसी तरह से हम अगले चैप्टर जो है 10 नंबर पढ़ेंगे, जिसका नाम है अक्षर ज्ञान, अनामिका जी के द्वारा लिखा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।